हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 1। सबसे फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्लास 11 का सबसे पहला टॉपिक है, ये पहला चैप्टर है। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है इसको हम समझेंगे एक स्टोरी से। ये स्टोरी है मिस्टर शुभम लाल वानी जी की। किसकी स्टोरी है? मिस्टर शुभम लाल वानी जी की। इन्होंने अभी अभी एमबीए कंप्लीट करी है। और एमबीए कंप्लीट करते ही इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है चाय वाला का। किसका बिजनेस स्टार्ट किया है? चाय वाला। शुभम लाल वानी जी ने अभी अभी एमबीए कंप्लीट करी है और एमबीए कंप्लीट करते ही इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है चाय वाला का। अब शुभम के बारे में एक फन फैक्ट बता देता हूं कि शुभम की जो किस्मत है ना, वो तारक मेहता के जेठालाल जैसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका भी कोई काम पहली बारी में ठीक से नहीं होता, और दूसरा चाहते तो ये भी बहुत है लेकिन इनको भी भविता नहीं मिलेगी कभी, दैट्स फॉर श्योर। तो बिजनेस स्टार्ट किया चाय वाला का। बिजनेस के अंदर डे 1 आया। डे 1 में ऑन एन एवरेज इनके पास है 10 कस्टमर्स, राइट। डे 2 आया। डे 2 में कस्टमर्स आए 15। डे 3 आया, कस्टमर्स आए 12। ऐसे करते करते बिजनेस को 1 साल हो गया। और अब ऑन एन एवरेज 70 to 100 कस्टमर्स डेली इनके रेस्टोरेंट में आते हैं, राइट। दुकान चल पड़ी, मुबारक हो। अब ऑन एन एवरेज 70 to 100 कस्टमर्स डेली आ रहे हैं। तो यहां पे शुभम लाल वानी ने एक चीज नोटिस करी कि इट इज नॉट पॉसिबल कि मुझे सारी ट्रांजैक्शंस याद रहे। मेरा नया बिजनेस था तो मुझे याद था कि पहले दिन 10 कस्टमर आए हैं, दूसरे दिन 15 आए हैं, तीसरे दिन 12 आए हैं। मेमोरी बहुत अच्छी है तो 10-11 दिन तक याद रह जाएगा, पर इट इज नॉट पॉसिबल कि मुझे हर एक दिन का डाटा बिल्कुल एक्यूरेटली याद रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुभम लाल वानी जी ने एक रजिस्टर बनाया और रजिस्टर्स पे ना, उस रजिस्टर पे सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी, सो दैट इनको जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकलेक्ट रहे। राइट। तो अब क्या होता है, शुभम लाल वानी जी के रेस्टोरेंट में ना इनकी एक फ्रेंड है कोमल करके। वो डेली इसके रेस्टोरेंट में आती है और कुछ ना कुछ खाती है, पर वो पैसे नहीं देके जाती कभी भी पैसे नहीं देके जाती। तो स्टार्टिंग में ना शुभम को अच्छा बहुत लगता था कि चलो कोई रेस्टोरेंट में आ रहा है, रेस्टोरेंट में बैठ रहा है, तो 4 लोग देखेंगे तो ये नहीं समझेंगे कि रेस्टोरेंट खाली है, चलता नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा सही लगता था, चलो कोई बैठा हुआ है, ठीक है। पर अब 70 से 100 कस्टमर आ गए हैं, तो जब भी कोमल रेस्टोरेंट में आती है ना, तो इसको गुस्सा आता है कि यार ये आती है और ये कुछ पैसे भी नहीं देके जाती है और खा भी लेती है। तो शुभम गुस्से में एक दिन कोमल को बोल देता है कि यार अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर अब तुझे आना रेस्टोरेंट में तो आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुझे पैसे देने पड़ेंगे, तू फ्री में कुछ नहीं खाएगी। तो कोमल को गुस्सा आया था। कोमल कहती है जब से तेरा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तब से लेके आज तक मुझे बता कि तेरे कितने पैसे हुए, तो मैं तेरे पैसे दूं तुझे। अब शुभम जी क्या करते हैं, अपना रिकॉर्डिंग वाला रजिस्टर लेकर आते हैं। उस रिकॉर्डिंग वाले रजिस्टर में पहले दिन का कोमल का अमाउंट प्लस दूसरे दिन का कोमल का अमाउंट प्लस तीसरे दिन का कोमल का अमाउंट प्लस 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 करके 365 तक सारा कोमल का अमाउंट प्लस करके फिर उन्हें एक अमाउंट बताते हैं। तो यहाँ पे शुभम लाल वानी जी ने एक चीज नोटिस करी कि डेटा को सिर्फ रिकॉर्ड करना ही सफिशिएंट नहीं है, मुझे इसे क्लासिफाई भी करना पड़ेगा। डेटा रिकॉर्ड करने से मुझे टाइम बहुत लग रहा है, मुझे इस डेटा को क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, सो दैट मेरा जो टाइम है ना वो सेव हो सके, ज्यादा फालतू टाइम ना लगे, राइट।
1 साल हो गया बिजनेस को करते हुए, 70 से 100 कस्टमर्स डेली आ रहे हैं। तो ये देखते हुए ना शुभम लालवानी जी में मोटिवेशन आ गई, शुभम लालवानी जी में मोटिवेशन आ गई और इन्होंने मोटिवेट होके ये डिसीजन लिया, मोटिवेट होके ये डिसीजन लिया कि भाई पूरी दिल्ली के अंदर अपनी ब्रांचेस ओपन करो। शुभम लालवानी जी ने पूरी दिल्ली में अपनी ब्रांचेस ओपन करी। एक ब्रांच ओपन करी इन्होंने कमला नगर में, एक ब्रांच ओपन करी इन्होंने हौस खास में, एक ब्रांच ओपन करी इन्होंने शादरा में, और एक ब्रांच इन्होंने ओपन करी रजौरी गार्डन में। अब शुभम लालवानी जी के 4 रेस्टोरेंट हो गए और इन 4 रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक मैनेजर हायर किया हुआ है। और शुभम लालवानी जी ने उस मैनेजर को ये बोला है कि भाई अब बिजनेस थोड़ा सा स्केल करना है, बिजनेस थोड़ा सा स्केलेबल हो चुका है, 4 ब्रांचेस हो चुकी हैं, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं हर ब्रांच की रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग चेक करूं। तो आप एक काम करना, मुझे चारों ब्रांचेस की ना एक समरी बनाकर दे देना, एक समरी बनाकर दे देना। उस समरी में बता देना इन चारों ब्रांच के अंदर ना रेवेन्यू कितना हुआ है, रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आया है, इन चारों ब्रांचेस में एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, और उसके बाद फाइनल प्रॉफिट मुझे बता देना। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, आपको जो ये ट्रांजैक्शंस है ना उसकी एक समरी बनानी पड़ती है, सो दैट टाइमली डेटा प्रोवाइड हो सके। राइट, 4th स्टेप आता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का मतलब क्या है, शुभम चाय वाला के 4 ब्रांचेस हैं। राइट, एक ब्रांच है कमला नगर में, एक ब्रांच है हौस खास में, एक ब्रांच है शादरा में, एक ब्रांच है रजौरी गार्डन में। अब इन चारों ब्रांचेस का जो प्रॉफिट है ना वो कुछ ऐसे है। कमला नगर वाली ब्रांच में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 10 लाख रुपीस का। जो हौस खास वाली ब्रांच है उसमें प्रॉफिट हो रहा है 12 लाख रुपीस का। जो शादरा वाली ब्रांच है इसमें प्रॉफिट हो रहा है 11 लाख का। और जो रजौरी गार्डन वाली ब्रांच है ना उसमें प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 2 लाख रुपीस का। राइट, अब इस सिचुएशन को देख के क्या लग रहा है, या तो रजौरी गार्डन वाली ब्रांच में कुछ खराब हो रहा है या कमला नगर हौस खास और शादरा वाली ब्रांच में कुछ तो जबरदस्त हो रहा है कि जिनकी वजह से इनके प्रॉफिट इतने ज्यादा है और रजौरी गार्डन का प्रॉफिट इतना कम है। राइट, तो इंटरप्रेट, इस सिचुएशन को इंटरप्रेट किया और एनालिसिस किया। इंटरप्रेट और एनालिसिस करके ये पता चला जो चाय सर्व करी जा रही थी ना, जो चाय सर्व करी जा रही थी वो इन 3 ब्रांचेस में मिट्टी के कुल्हड़ में करी जा रही थी। और जो रजौरी गार्डन वाली ब्रांच है इसमें पेपर
कप में चाय सर्व करी जाती थी। इन तीनों ब्रांच में ये स्लोगन था कि जो भी हमारे रेस्टोरेंट से चाय पिएगा वो अपनी देश की मिट्टी को चूमेगा, राइट। तो इसलिए मिट्टी का कुल्हड़ लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे, तो यहाँ से लोग ज्यादा चाय पी रहे थे। और यहाँ पे पेपर कप में चाय सर्व हो रही थी, तो यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए कम है। तो इंटरप्रेटर एनालिसिस किया गया। एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, पेपर कप्स को मिट्टी के कुल्हड़ से रिप्लेस कर देंगे। तो आई कैन से दैट कि इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस क्यों किया जाता है, सो दैट जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके और जो लॉसेस है वो मिनिमाइज हो सके, राइट। और जो ये चारों स्टेप्स किए जाते हैं ना अकाउंटिंग के अंदर, ये जो चारों स्टेप्स किए जाते हैं ये सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस के लिए किए जाते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ये चारों स्टेप्स किए जाते हैं ना वो मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शंस के लिए किए जाते हैं। इसका मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ सर, ये 4 ब्रांचेस खोलने के चक्कर में ना, 4 ब्रांचेस ओपन करने के चक्कर में स्टाफ ने डेली 20 आवर्स काम किया है। स्टाफ ने 20-20 घंटे काम किया है। पर जो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ना, ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स ऑफ मनी नहीं है। हाँ, इन चारों ब्रांचेस में क्या प्रॉफिट हुआ है ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये मनी के टर्म्स में है, राइट। तो कहना ही से अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least in financial management and interpreting the results thereof। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर है। अब एक टर्म आती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के पहले 2 स्टेप्स होते हैं रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। इन 2 स्टेप्स को हम बुक कीपिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, हमारे घर के पास जनरल स्टोर होता है। हमारे घर के पास जनरल स्टोर होता है, तो जनरल स्टोर वाले के पास ना एक रजिस्टर मेंटेन होता है। उस रजिस्टर में क्या होता है कि डे 1 पे आप कितने का सामान लेकर गए, डे 2 पे आप कितने का सामान लेकर गए, डे 3 पे आप कितने का सामान लेके गए। ऐसे करते करते उसके पास पूरे मंथ का रिकॉर्ड होता है। और जब आप महीने के आखिर में उससे बोलते हो कि मुझे अपना हिसाब बता, तो वो आपको एक टोटल करके बता देता है और आपसे पैसे ले लेता है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तो कर रहा है। अपने रजिस्टर्स में आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है और क्लासिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन ट्रांजैक्शंस में सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है, राइट। बुक कीपिंग का मतलब क्लियर है। तो कहना ही से अकाउंटिंग, जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। पहले गाइस अकाउंटिंग नहीं, पहले से बुक कीपिंग ही लोग करते थे, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। बट जैसे जैसे बिजनेस स्केलेबल होगा आपको टाइम सेव करने के लिए अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी प्रॉपर स्टेप से, राइट। अब आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। आपके अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो गए जो विद इन अ बिजनेस है, विद इन अ बिजनेस, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली लिंक है। फॉर एग्जांपल ओनर, ओनर को अकाउंट्स की नीड क्यों है, ओनर को अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ती है? भाई मालिक है, उसे तो पता होना चाहिए कि साल के आखिरी में
उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, साल के आखिरी में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो प्रॉफिटेबल है या उसके बिजनेस में सिर्फ लॉस हो रहा है, राइट। तो ओनर के लिए अकाउंटिंग क्यों नेसेसरी है, ओनर के लिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, सो दैट उसे पता चले कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सेकंड, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग यूजफुल क्यों है, सो दैट वो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस कर सके, राइट। जैसे शुभम लालवानी जी के केस में क्या था, शुभम लालवानी जी के केस में हमने सॉरी इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस क्यों करें, क्योंकि 3 ब्रांचेस में प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट एक जैसा हो रहा था, पर एक ब्रांच में प्रॉफिट बहुत कम था। तो ये चीज हमें कैसे पता चली, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस हमने क्यों करी, सो दैट हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो मैनेजमेंट को अकाउंट्स क्यों चाहिए होती है, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करने के लिए, राइट। और फिर आते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को अकाउंट्स आपके क्यों चाहिए होते हैं, उनको आपके अकाउंट्स में दिलचस्पी क्यों होती है, सो दैट उन्हें ये पता लगे, ऐसा ना हो कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है बहुत ज्यादा और उस हिसाब से हमें बोनस या सैलरी नहीं मिल रही, राइट। तो एम्प्लॉयज, ओनर, मैनेजमेंट ये हो गए आपके इंटरनल यूजर्स। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन हो जाएंगे, इन्वेस्टर, बैंक्स, आपके क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी। इन्वेस्टर और बैंक्स को आपके अकाउंट्स क्यों चाहिए होते हैं, आप इन्वेस्टर और बैंक के पास क्यों जाते हो, पैसे लेने के लिए। आपको बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस को और स्केलेबल करना है, तो पैसे की जरूरत होती है। और पैसे रेज करने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप बैंक्स के पास चले जाओ या आप इन्वेस्टर के पास चले जाओ। जब आप इनके पास जाओगे ना, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आप इनको ये जजमेंट करनी होती है कि आप जितने पैसे हमसे मांग रहे हो, क्या आप उतने पैसे उसका रिटर्न दे पाओगे। इन्वेस्टर को क्यों चाहिए होता है कि आपके बिजनेस में अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो जो वो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल है या नहीं है। और एट द सेम टाइम बैंक अगर आपको लोन प्रोवाइड करेगा, तो क्या आप वो लोन रीपे कर सकते हो। तो इसलिए बैंक्स को आपके अकाउंट्स चाहिए होते हैं। क्रेडिटर्स, सेम रीजन गोज विद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आप क्या करते हो, आपके जो गुड्स हैं आप वो परचेज करते हो, राइट। तो उसे उधार देने से पहले, उसे क्रेडिट देने से पहले ये चेक करना है कि आपको मैं जितने का क्रेडिट दे रहा हूं आप कल को वो रीपे कर पाओगे, राइट। और गवर्नमेंट को आपके अकाउंट्स क्यों चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट को ये चेक करना होता है कि आप जीएसटी या जो टैक्स है वो आप पे कर रहे हो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से, प्रॉपरली आप जीएसटी पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे, राइट। सोसाइटी को क्यों चाहिए होता है, सोसाइटी को आपके अकाउंट्स इसलिए चाहिए सो दैट ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और आप उस हिसाब से सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो सोसाइटी को इसलिए चाहिए होता है कि भाई आप सोसाइटी में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या नहीं कर रहे, राइट। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने अकाउंटिंग पढ़ा। अकाउंटिंग क्या होता है, हमने बुक कीपिंग देखा, बुक कीपिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने अकाउंटिंग के यूजर्स देखे। यूजर्स में इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स
डिस्कस करें। की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।